किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम प्रयास हमेशा यही करते हैं कि किसी ऐसे फसल पर बात की जाए जो आप सभी के लिए, चाहे वो उत्पादन की दृष्टि से हो, चाहे वो आय की दृष्टि से, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। आज हम भाइयों परंपरागत खेती से हट करके एक ऐसे फसल पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए वाकई में आय को जो है वो सुधारेगा, जो खेती में एक मेन समस्या है, मुख्य समस्या है। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए आज के विषय के बारे में बता दें कि सुगंधित फसलों की खेती। अब सुगंधित फसलें कौन कौन सी हैं, इनके लिए जलवायु और तापमान कौन सा होना चाहिए, इनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जल प्रबंधन कैसे किया जाए, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आज हम समाधान जानेंगे आज के अपने विशेषज्ञ से। तो आइए अपने विशेषज्ञ का नाम आपको बता दें। राम प्रवेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं सी मैप लखनऊ से। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि हमारे किसान भाई बहन सुगंधित फसलों की खेती करें क्यों? सुगंधित फसलों की खेती इसलिए करना चाहिए कि जो परंपरागत फसल है जी, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मटर, मसूर, लाही, चना, जो भी आप देखते होंगे किसान भाई करते हैं, उनसे उनकी आमदनी नहीं हो पाती है। अगर सुगंधी फसलों का चयन करते हैं और फसल चक्र में इसका समावेश करते हैं तो निश्चित है आमदनी किसान की 2 गुना से 3 गुना स्वाभाविक होगी, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। ये जो आपने बात कही है ये बिल्कुल सही, आज के समय की जो मांग है वो बिल्कुल उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम आज सही फसल पर हमें लग रहा है बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम प्रवेश जी ये बताइए कि सुगंधित फसलों में फसलें कौन कौन सी मुख्य रूप से आती हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। परंपरागत खेती से हट करके बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है। अगर कुछ खास किसानों को छोड़ दिया जाए या कुछ खास परसेंटेज को छोड़ दिया जाए तो मुख्य सुगंधित फसलें हैं जैसे मेंथाल मिंट, या गांव में किसान भाई उसको पिपरमिंट भी बोलते हैं, लेमन ग्रास या नींबू घास जिसको बोला जाता है, रोसा घास या पामारोजा बोलते हैं, खस है, जावा सिट्रोनेला या जावा घास बोलते हैं, तुलसी है, पचौली है, जिरेनियम है, गुलाब है, रोजमेरी है और जर्मन कैमोमिल या गुले बबूना के नाम से जानते हैं, और एक जंगली गेंदा, उसका भी सीजन चल रहा है। तो ये करीब दर्जन भर फसलें हैं जो सुगंधी फसलों की श्रेणी में आती हैं और इनकी किसान भाई खेती करके अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। सुगंधित फसलों की खेती हो या परंपरागत खेती, धान, गेहूं या फिर और सब्जियों की बात अगर हम करें तो जो भी फसलें हैं उनमें खास तौर पर आज का जो समय चल रहा है उसमें भूमि का शोधन जरूर लोग करवाते हैं। भूमि शोधन क्या इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है? भूमि शोधन तो हर फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये हमारी फसलें रफ एंड टफ हैं और टेंशन लेस हैं। इसमें किसी भी प्रकार का उस तरह से इंसेक्ट पेस्ट या बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, इसलिए किसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। अगर अपने खेत में किसान भाई गाँव में जो गोबर उपलब्ध है या FIM जिसको बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, अगर उसका इस्तेमाल या प्रयोग करता है तो बहुत ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या भूमि शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये फसलें हर परिस्थिति में, हर माहौल में सर्वाइव कर जाती हैं। तो क्या इसके लिए जैसे और फसलों के लिए खेत की तैयारी लोग करते हैं, इन फसलों के लिए भी क्या खेत की तैयारी महत्वपूर्ण है? नॉर्मल तैयारी करना पड़ता है। जिस तरह से धान गेहूं के लिए आप तैयारी करते हैं उसी तरह से उतना ही निराई गुड़ाई जुताई अगर आप कर देते हैं तो ये फसल अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है? प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसी श्रृंखला में हम लोगों ने तय किया है कि सीजन के हिसाब से संस्थान समय समय पर प्रशिक्षण करता रहता है और अभी 19 से 21 दिसंबर अगले महीने हम लोगों ने फिर प्रशिक्षण लखनऊ में जो हमारा शोध संस्थान केंद्र है कुकराइल पिकनिक स्पॉट के पास हम लोगों ने निर्धारित किया है और उसमें करीब 20 से 25 ऐसी फसलें हैं जो औषधीय भी हैं और सुगंधीय भी हैं। उनकी खेती, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, ये चारों पैरामीटर हैं जो आज के समय और परिवेश के हिसाब से युवा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि युवा किसान किस तरह से अपनी खेती से इन फसलों की खेती के करके आर्थिक आमदनी प्राप्त करे, प्रोसेसिंग करके किस तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको बनाए। वैल्यू एडिशन का मतलब हर्बल प्रोडक्ट इस पौधों से बनाया जा सकता है जो बहुत ही डिमांड है आज के समय में। अगर देखें तो बहुत ही मार्केट में डिमांड है हर्बल प्रोडक्ट का। वो सारी चीज़ों का बेस आधार ये औषधीय एवं सुगंध फसलें हैं। और देन मार्केटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर किसान को मार्केट में या बाजार में अपनी फसल का उचित लाभ मिल जाता है तो कहीं कोई शक नहीं है उसको कि खेती एक लाभदायक विकल्प है और खेती एक सार्थक
विकल्प के रूप में किसान बहुत चुन अच्छी सकता बात आपने कही कि खेती जो है बहुत ही लाभदायक विषय है जी। जबकि आज का युवा जो है हमारा वो बिल्कुल उससे दूर होता जा रहा है, उसको शर्म महसूस होती है। कहाँ तक ये सही है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट मन है कि अगर युवा अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाता है तो सीमैप जरूर एक बार आए, सीमैप के फार्म प्रक्षेत्र का भ्रमण करे, हमारे प्रचार प्रसार विभाग से एक बार संपर्क करके ट्रेनिंग प्राप्त करे। और हम लोग हर साल 31 जनवरी को किसान मेला भी करते हैं कि युवाओं को हमें बताएं कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप क्या चीज़ है, उसकी खेती कैसे करें, और परंपरागत फसलों के साथ इसका समावेश करके जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए, तो उस दिशा में एक बहुत ही सार्थक प्रयास हमारा संस्थान करता है। कोई डाउट नहीं है। युवा भाइयों से मेरा और युवा किसानों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है कि कृषि को अपना प्रोफेशन बनाएं और बहुत ही उज्जवल भविष्य है। कहीं कोई असुविधा नहीं है, इसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, एमएसएमई मिनिस्ट्री भी सहयोग कर रही है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड सहयोग कर रहा है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति एकदम समर्पित है, युवाओं के प्रति समर्पित है कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर से युवाओं को रोजी रोटी और रोजगार से जोड़ा जाए। रामप्रवेश जी, सघन पौधों की बात करें, सघन फसलों की बात करें, सीमैप से आप आए हुए हैं, तो सीमैप के भी बारे में और थोड़ा विस्तृत से जानना चाहेंगे कि सघन पौधों की ही खाली जो है प्रशिक्षण उसी के बारे में दिया जाता है सीमैप में आपके, या फिर और भी जो है कार्य इनके किसानों के हमारे हो सकते हैं अगर वो वहाँ पर संपर्क करें तो? देखिए, सीमैप एक शोध संस्थान केंद्र है जी, और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि से जुड़े हुए जितने भी एलाइड सेक्टर हैं उन सारे विषयों पर रिसर्च कार्य होता है। बायोलॉजिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर तीनों सेक्टर संस्थान में उपलब्ध हैं, और जिस भी तरह का कृषि से संबंधित प्रश्न हो या कृषि से संबंधित सुझाव हो, हमारा पूरा प्रचार प्रसार विभाग है। डे टू डे हम लोग किसानों से इंटरेक्ट करते हैं कि किस तरह से अपने खेती से आमदनी बढ़ाएं, किस तरह से अपना रोजगार, रोजी रोजगार, अपने बच्चों का भविष्य संवारें। तो हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते रहते हैं। ये हमारा रेगुलर वर्क है जी, और ट्रेनिंग हमारा रेगुलर वर्क है। किसान मेला हमारा साल में एक बार लगता है ताकि आम जनमानस को ये बता सकें कि संस्थान क्या करता है, संस्थान से आम आदमी कैसे लाभान्वित हो सकता है। तो ये शोध में एग्रीकल्चर सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, और किसानों को निसंकोच सीमैप आना चाहिए। प्रतिदिन हम लोगों के यहाँ चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसान हों, चाहे युवा जो भी इंटरेस्ट रखता हो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप में, आते हैं उनको भ्रमण कराते हैं, उनको सारी बात बताते हैं, किसानों सरकार से कैसे योजनाओं से लाभ लिया जा सकता है, सारी गतिविधियों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करके अवेयर कराने का काम करते हैं। सर, ये तो रही सीमैप की बात, और जो किसान भाई बहन हमारे सीमैप से बहुत ज़्यादा या लखनऊ के इर्द गिर्द क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं, उनके पास वो किस तरीके से संपर्क करें या वो कहाँ जाएं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम लोग खुद जिले लेवल पे भी जाते हैं, गांव लेवल पे भी जाते हैं, और हमारा जागरूकता एक प्रोग्राम है जी। जागरूकता प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां भी अगर बुलाया जाता है जी, तो अगर किसान अगर 150 के समूह में इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे ग्राम प्रधान बुलाएं या चाहे जिले का कोई भी कृषि विभाग का अधिकारी बुलाए या उद्यान विभाग का अधिकारी बुलाए, तो हम लोग पहुँचने का भरसक प्रयास करते हैं। और सीमैप का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस तक इन फसलों के बारे में बताए, समझाए, और लोगों का रुझान स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक आमदनी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से औषधि एवं सघन फसलों को एक विकल्प के रूप में चुने, ये हमारे संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। और हमारे निदेशक महोदय का स्पष्ट मंशा है कि इस देश के लिए जितना भी हो सकता है हम लोग हमेशा करने के लिए तत्पर रहें। निश्चित रूप से, ऐसे नहीं, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। सर, ये बताइए कि सघन फसलों की खेती करते समय एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है जलवायु और तापमान हमारा जो है अगर उसके अनुकूल ना हो, कहते हैं, या किसी भी क्रॉप के प्रति अगर ना हो तो समस्या ज़्यादा क्रिएट हो सकती है और उसका जो है बेहतर परिणाम नहीं मिल पाता है। तो जैसे मिंट हो गया या खस हो गया या लेमन ग्रास हो गया, कई तरह के जो आपने फसल बताएं सघन पौधों की, तो इनको लेने का क्या एक ही मौसम खास है या फिर जो है हर एक फसल के लिए अलग अलग मौसम या जलवायु उनके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। हर फसल के लिए अलग अलग जलवायु है, अलग अलग भूमि है, अलग अलग मौसम है। अगर इस समय अगर देखिए, अगर समय शुरू हो गया है कोल्ड क्लाइमेट या ठंडी जलवायु आने वाला है, तो ठंडी जलवायु के हिसाब से रोज या गुलाब जिसको बोलते हैं, या जिरेनियम हो गया, या जर्मन कैमोमिल या गुले बबूना के नाम से जानते हैं, या पचौली हमारा है, ये
ठंडी जलवायु के हिसाब से महत्वपूर्ण है, रोजमेरी भी हमारा है जी। जो ठंडी जलवायु के हिसाब से फसल किसान भाई चयन कर सकते तो हैं। जिनको लेना है वो इसी मौसम को चुने या फिर और भी अदर मौसम का विकल्प है उनके पास? हर फसल का अलग अलग मौसम है। जी जी जी। जैसे कोल्ड क्लाइमेट के लिए या ठंडी जलवायु के लिए ये जितनी फसल की बात हुई, चाहे गुलाब हो, चाहे जिरेनियम हो, चाहे रोजमेरी हो या जंगली गेंदा हो, ये फसल समय के हिसाब से चलती हैं। जी। अभी जनवरी से हमारा शुरू हो जाएगा मेंथाल मिंट या पिपरमिंट, फिर मई जून से हमारा शुरू हो जाएगा लेमन ग्रास, पामारोजा और खस। तो इस तरह से सीजन के हिसाब से और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से फसलों का किसान भाई को चयन करना चाहिए। सब्सिडी का क्या प्रोसेस है? कोई अगर सघन फसलों की कोई खेती करता है किसान, जैसे अगर हम मान लें लेमन ग्रास को किसी किसान ने विशेष रूप से लिया, तो वो करते समय क्या मानक है और क्या इसमें सब्सिडी है? क्या क्या तरीके हैं सर? देखिए, सब्सिडी के का जहाँ तक प्रश्न है, एक संस्थान द्वारा हमारा एरोमा मिशन कार्यक्रम चल रहा है। तो किसानों को पौध सामग्री हम लोग फ्री में देते हैं। जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं एरोमेटिक बेयरिंग क्रॉप की या सुगंधी फसल की, चाहे लेमन ग्रास हो, चाहे पामारोजा हो, चाहे खस हो, चाहे तुलसी हो, तो संस्थान हमारा किसानों को चयन करके उनको फ्री ऑफ कास्ट पौध सामग्री उपलब्ध कराता है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक जिले में जिला उद्यान अधिकारी बैठते हैं या स्टेट गवर्नमेंट का उद्यान विभाग है या कृषि विभाग है, उनसे हम लोग टाई अप करके समन्वय बैठा करके जिले में जो प्रगतिशील किसान हैं उनके यहाँ किसानों का डिमांस्ट्रेशन ब्लॉक भी स्थापित करते हैं, ताकि जो इच्छुक किसान हैं उनसे पौध सामग्री ले सके। और किसान सब्सिडी भी प्राप्त करता है, जो जिले के उद्यान विभाग और कृषि विभाग से संबंधित है, वहाँ जाएँ, मिलें, और सब्सिडी भी सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन एक प्रश्न जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि अगर कहीं बंजर भूमि है जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है और वो खाली पड़ा हुआ है, क्या वहाँ पर भी सघन पौधों की खेती जो है की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है कि जो हमारा नदी का किनारा है या वेस्ट लैंड है, जो बंजर भूमि या ऊसर है, जहाँ कुछ नहीं किसान होता है, बलुई दोमट बलुई हो, किसी भी टाइप का भूमि हो, तो वहाँ के लिए खस या वेटिवर जिसको कहते हैं, वेटिवर एक फसल है जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर टाइप की भूमि में हो सकता है। तो किसान भाई ऐसे जगहों के लिए जहाँ से कुछ ना होता है, बेकार है, ऊसर बंजर या बेकार टाइप की भूमि है, खस जैसी महत्वपूर्ण फसल का चयन करके अधिक से अधिक आर्थिकी प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास औषधि एवं सघन फसलों का अपार विकल्प है। राम प्रवेश जी, बंजर भूमि पर खेती करने से क्या ये भी फायदा हो सकता है क्या आगे भविष्य के लिए कि वो भूमि जो है वो फिर से उपजाऊ हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है और सही आप बता रहे हैं। हमको क्योंकि ये बड़ा संशय होता है लोगों के अंदर, जो भी किसानों की भूमि है, बंजर है, ऊसर है, जहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉपर्टीज होती है जो औषधि एवं सघन फसलें हैं या स्पेशली सुगंधीय फसलें हैं, ये भूमि को सुधार भी करती हैं। और जो उसका वेस्ट बचता है तो उसको वेस्ट से हमारे संस्थान द्वारा अच्छी क्वालिटी की केचुआ की खाद भी बनाई जाती है। और वह केचुआ का खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी रासायनिक खाद की किसान को जरूरत नहीं पड़ती है। उससे उसका जो कास्ट है वो भी बचता है और किसान को लाभ अधिक होता है। परंपरागत खेती से अगर हट करके जब हम सुगंधीय पौधों पर हम या फसलों पर बात करते हैं, तो इसमें भी क्या परंपरागत खेती जैसा ही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें भी स्प्रिंकलर या टपक या बरहा बना करके लोग कर ले रहे हैं सिंचाई? तो कौन सी सिंचाई महत्वपूर्ण है? इसको हम थोड़ा सा सूक्ष्म में चाहेंगे जवाब, इसका कम समय हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर एरोमेटिक बेयरिंग क्रॉप का खेती करते हैं, इसमें लेमन ग्रास, पामारोजा, व्हाइट खस, तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। और अभी परंपरागत व्यवस्था से ही इसमें काम चल जा रहा है क्योंकि बहुत रफ एंड टफ क्रॉप है। मेंथा एक फसल है, मेंथाल मिंट या पिपरमिंट जिसको बोलते हैं। इसमें सिंचाई प्रबंधन बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी की फसल है, पानी या वाटर या सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें इरिगेशन का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है मेंथाल मिंट की फसल में क्योंकि आज की डेट में जल का दोहन बहुत हो रहा है और जल बहुत ही कीमती चीज़ है। इसलिए इसमें स्प्रिंकलर या टपक प्रणाली विधि से सिंचाई करना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और खासकर पानी बचाना, जल संरक्षण आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो ऐसी फसल है कि जहां अधिक रिक्वायरमेंट वाली फसल है, जल का अधिक मांग वाली फसल है, वहां स्प्रिंकलर या टपक प्रणाली विधि से सिंचाई किसान भाइयों को करना चाहिए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी एक अलग विषय पर, परंपरागत खेती से हट करके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी ने आज जैसा कि जाना हमारे आज के विशेषज्ञ राम प्रवेश यादव जी से कि परंपरागत खेती से हट करके अगर हम सुगंधीय पौधों की या फसलों की खेती करें तो इससे लाभ आपको क्या क्या होगा। आशा करते हैं कि आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे जो आज की जानकारी आपको मिली है हमारे द्वारा।
आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।